नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया वाली सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज एक और नए टॉपिक पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। इसमें बात करेंगे दोस्तों केंद्र और राज्यों के बीच में संबंधों पर। जी हाँ, केंद्र राज्य संबंध, साथ ही साथ में हम देखेंगे इसके विभिन्न मुद्दे और रुझानों पर आज फोकस करेंगे। तो कुल मिलाकर के आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग केंद्र राज्य संबंध, मुद्दे और रुझान वाला जो ये टॉपिक है ये पूरी तरह से आज के इसी सेशन में कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को। बिल्कुल बने रहे हैं फुल कॉन्फिडेंट के साथ में और कोशिश कर रहे हैं दोस्तों एग्जाम से पहले इस सीरीज को कंप्लीट करने की। तो थोड़ा सा आप लोगों का सहयोग भी मुझे चाहिए, ठीक है ना। थोड़ा सहयोग आप लोगों का चाहिए, संख्या बहुत कम है आप लोगों की। थोड़ा शेयर करें सेशनों को ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट आएंगे ना, तो क्या है कि थोड़ा मजा भी आता है यार उसमें सेशन लेने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जो नए छात्र हैं उनको मैं थोड़ा सा बता दूं दोस्तों, ये जो सेशन चल रहे हैं इस सेशन के अलावा आप बीए के ऑलमोस्ट सभी विषय, जो भी विषय आपके सब्जेक्ट में सिलेबस में है वो सारे विषय आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के पढ़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है। नोट्स के साथ में आपको पूरे डिटेल में, पूरे विस्तार में पढ़ने को मिलेगा। लेक्चर और नोट्स दोनों ही अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। यहां पर देखिए ये मेरे यूट्यूब पर फ्री कोर्सेस है जो आप लोगों के लिए लॉन्च किए गए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, डिटेल में है। ये सब टॉपिकों के नाम नहीं बल्कि लेक्चर सब्जेक्ट के नाम है। ये सारे सब्जेक्ट बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ये सभी सब्जेक्ट हैं ये सारे। इनके अलावा और भी बहुत सारे सब्जेक्ट जो है आपको कहां मिलेंगे, प्लेलिस्ट में मिलेंगे। और आप वहां पर उस हर एक लेक्चर की डिस्क्रिप्शन से उस नोट्स का, उस लेक्चर का नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह से आप अपनी स्टडी को बेहतर बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा सिलेबस है, जैसा कि मैंने आपको बताया था फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है ना। फोर्थ यूनिट हम कल से स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें हमने सबसे पहले बात की थी दलीय राजनीति और गठबंधन सरकार की। आज के टॉपिक में बात करने वाले हैं केंद्र राज्य संबंधों के मुद्दे और रुझान। क्लियर है ना। चलिए, तो इसके बाद में फोर्थ यूनिट के 2 टॉपिक और बचेंगे और वहीं 4 टॉपिक है आपके 5वीं यूनिट के, तो जल्दी जल्दी कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो आगे बढ़े उससे पहले टेबल ऑफ कंटेंट, जैसा कि डेली हम डिस्कस करते हैं कि आज के इस पूरे टॉपिक में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो एक नजर इस पर मार लीजिएगा जिससे आपके मस्तिष्क में पूरी तरह क्लियर हो जाए कि हम आज क्या क्या पढ़ेंगे, इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले परिचय देखेंगे, केंद्र और राज्य संबंधों का एक परिचय, छोटा सा एक व्याख्या के रूप में। उसको व्याख्या कह दे या परिचय कह दे, दोनों एक ही बात है, याद रखिएगा, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी शब्दों का हेरफेर करना भी बहुत जो है आवश्यक हो जाता है एग्जाम में। तो जहां पर आवश्यकता हो परिचय शब्द यूज करेंगे और जहां आवश्यकता हो व्याख्या यूज करेंगे, लेकिन याद रखिएगा कंटेंट दोनों का सेम ही रहेगा, ठीक है ना। तो परिचय सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे केंद्र राज्य संबंधों का। उसके बाद में सेकंड पॉइंट में हम बात करेंगे केंद्र राज्य संबंधों की एग्जैक्टली, कि इनके मध्य में संबंध किस किस प्रकार के हो सकते हैं, संविधान में कहां पर इनको वर्णित किया गया है, संविधान में इनके संबंधों का वर्णन है या नहीं है, और यदि है तो कहां पर है, ये बात करेंगे। इसके अलावा तीसरे पॉइंट में हम बात करेंगे केंद्र और राज्य संबंधों के मुद्दे की, ठीक है ना। इश्यूज क्या क्या है दोनों के बीच में, केंद्र और राज्यों के बीच में क्या इश्यू है उस पर चर्चा करेंगे। और पॉइंट नंबर 4 में विशेषकर मध्य प्रदेश वाले छात्रों के लिए, तो मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार के बीच में क्या मुद्दे हैं, क्या इश्यू है, उस पर चर्चा करेंगे। और पॉइंट नंबर 5 में अंत में हम बात करेंगे केंद्र राज्य संबंधों की प्रवृत्तियों पर, ट्रेड्स पर, ठीक है ना, प्रवृत्तियां किस किस प्रकार की रही है। तो ये 5 पॉइंट है आज के आपके टॉपिक के, और इन 5 पॉइंटों के माध्यम से आज का टॉपिक आपका पूरी तरह कवर होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। आगे बढ़े उससे पहले मैं आप लोग एक बार याद दिला दूं, यदि आप मेरे सेशन को डेली देख रहे हैं, कंटिन्यू देख रहे हैं और अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं यहां से, तो एक छोटा सा लाइक जरूर दबाते हुए चले यार, ठीक है ना। लाइक कम से कम लाइक तो कर ही दे, और सब्सक्राइब करने की तो आवश्यकता नहीं आप लोगों को बोलने की। अगर आपको फायदा है इस चैनल से, अगर आपको ये चैनल पे जो भी मैं आपको दे रहा हूं ना, जो भी कंटेंट दे रहा हूं, अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो जुड़ जाइए हमारे साथ में, थोड़ी क्वांटिटी और बढ़ जाएगी हमारे इस लोधाई क्लासेस परिवार की, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। परिचय, इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले तो देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट भी है, और देखिए डेटा जो मैं आपको दे रहा हूं ये सारा इतना मटेरियल है आप लोगों के लिए सिर्फ व्याख्या या परिचय वाले पॉइंट के अंतर्गत लिखने के लिए। ये सारा कंटेंट मैं आपको क्यों देता हूं, मैं बार बार आज इसीलिए याद दिलाता हूं ताकि आप लोग भूल ना जाए। और कुछ छात्र ऐसे हैं जो बाद में ज्वाइन करते हैं तो उनको पता भी नहीं होता है। ये कंटेंट भर भर के देने के पीछे रीजन इतना है कि आप लोग एग्जाम में क्या लिखेंगे वो कंटेंट भी जरूरी है, और किस तरह से आपको लिखना चाहिए
और लेक्चर आप आज ले रहे हैं, हो सकता है आपका एग्जाम 1 महीने बाद होगा, तो उसमें उस स्थिति में क्या करोगे, आज का लेक्चर तो लगभग भूल जाओगे आप लोग, क्या कंटेंट मैंने दिया था किस तरह से, तो सब कुछ तो याद रख नहीं पाओगे। और सारे स्टूडेंट इतने मेहनती तो होते नहीं है कि सब अपने अपनी नोट्स बना ले, है ना, लेक्चर देख करके, तो बहुत कम स्टूडेंट नोट्स बना पाते हैं। तो इसके लिए अगर देखिए, अगर मैं चाहता कि सिर्फ लेक्चर को लेकर आना और यूट्यूब पर इस लेक्चरों की क्वांटिटी बढ़ाना, व्यूज लाना, ये सब मेरा उद्देश्य होता ना, तो जरूर नहीं थी इस कंटेंट को ला करके इतनी मेहनत करने की, छापने की। ब्लैंक पेज लेता और यहीं पर आपको शॉर्ट में समझाते हुए आगे बढ़ जाता अन्य चैनलों की तरह। लेकिन मेरा उद्देश्य ये नहीं है, अगर मैं आपके लिए टाइम दे रहा हूं तो वो टाइम जो है यूज होना चाहिए, आपके लिए हेल्पफुल होना चाहिए, और उसी नजरिए से आप लोग भी थोड़ी सी स्टडी करें और अच्छे से स्टडी करें और अच्छे से थोड़ा समझने का प्रयास करें। और यही कारण है कि मेरे सेशन जो है अन्य प्लेटफॉर्म की अपेक्षा थोड़े लंबे हो जाते हैं, 30 मिनट से ऊपर निकल जाते हैं। जहां पर भी डिटेल क्लासेस होती है, सेशन मेरा लंबा हो जाता है ना। तो जो भी शॉर्ट क्लास देखने वाले स्टूडेंट हैं, उन लोगों से मैं हाथ जोड़ के माफी चाहूंगा, वो अभी इसी वक्त चैनल छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सब्सक्राइब किया हुआ है तो अनसब्सक्राइब कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनको शॉर्ट देखने की आदत है, ये जो प्लेटफॉर्म ही पूरी तरह से सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो डिटेल में और विस्तार में पढ़ना चाहते हैं, सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। यहां पर टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं होना चाहिए। एक शब्द में, एक लाइन में कहूं तो टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं होना चाहिए। यदि आप मेरे प्लेटफॉर्म पर मुझे देखने आते हैं तो, दैट्स मीन कि पढ़ने के लिए आते हैं तो, ठीक है ना। चलिए बात कर रहे हैं हम परिचय की। तो यार परिचय, अगर हम सामान्य शब्दों में बात करें, अगर अपन व्यवहारिक शब्दों में बात करें, मेरे और आपके शब्दों में बात करें, तो परिचय का मतलब क्या हुआ कि हमें टॉपिक क्या हमारा, केंद्र और राज्य के संबंध, है ना, केंद्र और राज्य के संबंध। तो अब इतनी उम्मीद तो मैं कर ही सकता हूं कि केंद्र सरकार क्या होती है और राज्य सरकार क्या होती है, इतना तो आप लोगों को अच्छे से पता है ना। इतनी उम्मीद तो कर सकता हूं क्योंकि आप 3rd ईयर में आ चुके हो। फर्स्ट ईयर वालों को तो मैंने पूरा जीरो से समझाया है, पॉलिटी में पूरा जीरो से समझाया, और सबसे ज्यादा मैंने पॉलिटी ही पढ़ाई इस प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में, क्योंकि इन दोनों के मिलने के बाद ही हमारी जो शासन व्यवस्था है वो संघीय शासन व्यवस्था बनती है, ठीक है ना। केंद्र और राज्यों के मिलने से, सहयोग से ही एक संघीय व्यवस्था बनती है, हमारी शासन व्यवस्था। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में किस प्रकार के संबंध हैं, क्या क्या वहां पर इश्यूज है, क्या मुद्दे हैं, इसके अलावा इन दोनों के संबंध किस प्रकार के आगे रहेंगे, क्या इसके लिए संविधान में कोई व्यवस्था की गई है, क्योंकि हमारा पूरा देश ही संविधान पर ही चलता है। जैसा संविधान में बताया गया है, जैसा संविधान में लिखा गया है, उसके अनुसार ही देश चलता है। तो यह भी जरूरी है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में किस किस प्रकार के संबंध रहेंगे, क्या क्या आवश्यकताएं केंद्र राज्यों की पूरी करेगा और कौन कौन सी आवश्यकताएं ऐसी है जिनकी राज्य केंद्र की आवश्यकताएं पूरी करेगा। तो ये सारी व्यवस्था क्या संविधान में उल्लेखित है? तो मैं कहूंगा जी हां है। कहां पर है, उसी बात को हम इस कंटेंट के माध्यम से समझेंगे। समझ आ रहा ना। इसके अलावा यदि कोई सहयोग की आवश्यकता पड़ती, केंद्र को आवश्यकता पड़ती है किसी राज्य के सहयोग की, क्योंकि बिना राज्यों के सहयोग के केंद्र कैसे काम कर सकता है, संभव ही नहीं है। क्योंकि केंद्र को काम करना होगा तो कहां करेगा, राज्यों में ही काम करेगा ना। कोई भी कानून पास करना होगा, कोई भी नियम लाना होगा, कोई नीति लागू करनी होगी, कोई सा भी किसी प्रकार का किसी भी क्षेत्र का कार्य होगा तो वो करेगा कहां पर, राज्यों में ही करेगा। और चूंकि हर राज्य में तो उस राज्य की सरकार बैठी हुई है, स्थानीय क्षेत्र में जाएगा तो स्थानीय सरकार बैठी हुई है, तो उनके सहयोग की भी आवश्यकता होगी ना। समझ आ रहा ना। तो उनके सहयोग के बिना तो संभव ही नहीं है कि केंद्र सरकार भी कोई कार्य कर पाए। तो केंद्र सरकार भी ये अपेक्षा करती है राज्यों से कि राज्यों का सहयोग जो है केंद्र को मिलता रहे, और उसी प्रकार से राज्य सरकारें भी ये अपेक्षा करती है केंद्र से कि केंद्र सरकार भी राज्यों को जरूरत पड़ने पर और समय अनुसार उनको वित्तीय संसाधन प्रदान करते रहे, वित्तीय सुविधाएं देते रहे, मतलब कि पैसा देते रहे, ठीक है ना, जिससे राज्यों का संचालन बेहतर तरीके से हो सके। इसके अलावा अन्य आवश्यकता पड़ने पर भी केंद्र सरकार से अपेक्षा की जा सकती है कि वो राज्यों की सहायता करे। जैसे कि जब कभी दो राज्यों में किसी मामले को लेकर के विवाद हो रहा हो, दो पड़ोसी राज्यों में विवाद हो रहा हो, तो उस विवाद को सुलझाने का काम कौन करेगा, या तो सुप्रीम कोर्ट करेगा या फिर केंद्र सरकार करेगी। बात समझ रहे ना। तो इन सब के लिए क्या व्यवस्था की गई है हमारे संविधान में, उस पर भी चर्चा करने वाले। तो ये सारे जो मुद्दे मैंने अभी आपको बताया ना, ये सबके सब परिचय में आ जाएंगे। क्लियर है। तो एक बार इस कंटेंट को पढ़िएगा, जो मैंने अभी आपको बताया ना व्यवहारिक रूप से, वो सबके सब अभी थ्योरेटिकल रूप से आपके सामने आ जाएगा। देखिए
लिखा गया है कि भारत में केंद्र राज्य संबंध देश के संघीय ढांचे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जी हां, जैसे मैंने सबसे पहली लाइन क्या बोली थी आपको कि केंद्र और राज्य दोनों का सहयोग होता है, तभी जाकर के हमारी शासन व्यवस्था कैसी बन पाती है, संघीय शासन व्यवस्था बन पाती है। समझ रहे ना? तो हमारे शासन व्यवस्था का संघीय ढांचा कब बन पाता है? जब केंद्र और राज्य के संबंध होते हैं, केंद्र और राज्य आपस में जुड़े होते हैं। तो इसीलिए केंद्र और राज्य के संबंध हमारे संघीय शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये लाइन क्लियर हुई? आगे बढ़ते हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों के वितरण के लिए भारतीय संविधान में व्यवस्था की गई है। अब देखिए यहां पर भाई, कभी अगर ऐसा होता कि केंद्र सरकार के पास पूरी शक्तियां होती, राज्य सरकारों के पास कोई शक्तियां ही नहीं होती, तो बताइए क्या उस स्थिति में क्या देश की शासन व्यवस्था संघीय शासन व्यवस्था कहलाती? क्या राज्य सरकारें अच्छे से काम कर पाती? नहीं कर, क्यों भाई? कैसे कर पाती? अगर सारी शक्तियां, अगर किसी मुद्दे को लेकर के कोई कानून बनाना है किसी राज्य को, लेकिन वो राज्य अपने ही क्षेत्र के लिए वो कानून लागू नहीं कर सकता, नहीं बना सकता, ऐसे में वह केंद्र पर निर्भर है, तो बताइए क्या राज्य सरकार का कोई महत्व बचा? नहीं बचा। और ये बात हमारे संविधान निर्माता भली भांति जानते थे, इसलिए उन्होंने संविधान में पहले ही उल्लेखित कर दिया। क्या उल्लेखित कर दिया कि भाई कुछ काम तो केंद्र सरकार को दे दिए कि ये कुछ विषय, कुछ क्षेत्र दे दिए कि इन क्षेत्रों पर सिर्फ आप कानून बना सकते हो। किसको कहा? केंद्र सरकार को। और वहीं हर पूरे देश में जितने भी राज्य हैं, सभी राज्य सरकारों को भी उठा करके बोल दिया, लिख दिया, स्पष्ट लिख दिया कि अगर कोई ऐसे ये विषय आपके सामने आते हैं तो इन विषयों पर आप कानून बना सकते हो। इसी तरह से कुछ विषय स्थानीय सूचियों को भी दे दिया, स्थानीय लोगों को, लेकिन वो संविधान में उल्लेखित नहीं किया है, वो राज्यों पर निर्भर किया है। उसको मत सोचिए, अभी कंफ्यूज हो जाओगे। देखिए फिर से रिपीट कर रहा हूं, कुछ विषय केंद्र सरकार को दे दिए कि इन विषयों पर सिर्फ आप कानून बना सकते हो, और कुछ विषय राज्य सरकारों को दे दिए और कहा कि इन विषयों पर सिर्फ आप कानून बना सकते हो। ठीक है ना? अब इन दोनों के अलावा यदि कोई ऐसा विषय छूट गया हो जो इन दोनों में कवर ना हो रहा हो, तो उसको एक अलग विषय दिया, बनाया, और उसको कह दिया कि ये इस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र का होगा। बात समझ आई आप लोगों को? तो इसका मतलब यह हुआ कि संविधान में जो व्यवस्था की गई, जो एक सूची बना करके दी गई है राज्यों के कानून बनाने की, राज्य सिर्फ उस सूची के अंतर्गत ही कानून बना सकते हैं। उस सूची को नाम दिया गया राज्य सूची। अब अगर मैं एक शब्द में, आसान शब्दों में कहूं तो क्लियर है, ये है कि संविधान में जो है राज्य और केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के लिए शक्तियों का वितरण किया गया है। कुछ शक्तियां केंद्र सरकार को दी, कुछ राज्य सरकार को दी। इसके लिए भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में, ध्यान से सुनिएगा, इसमें नहीं लिखा हुआ इसलिए बोल रहा हूं, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां उल्लेखित की गई है, 3 सूचियां लिखी गई है। जैसे आप लिखते हो ना कि यार आपने कोई एक नोटबुक बनाई है, उसमें एक पार्ट है आपका, एक पूरा भाग है, उस भाग में आपने स्पेशली एक कॉलम बनाया, 3 कॉलम बनाए, एक टेबल बनाई और टेबल बना करके 3 कॉलम बनाए और 3 दोस्तों के नाम लिख दिए, और उस दोस्त को जो है कुछ आपको उनको कुछ सुविधा देनी है, कुछ भी देना है उनको, या कुछ अमाउंट देना है या लेना है, इसी अलग अलग सूचियां बनाकर कंप्लीट कर दी, तो उसी को संविधान में सूची कह दिया गया। तो 3 सूचियां, अनुसूची 7 में 3 सूचियां तैयार की गई। एक को नाम दिया गया संघ सूची। क्या नाम दिया गया? संघ सूची। ठीक है ना? इसे कभी कभी केंद्र सूची के नाम से भी कभी कभी पढ़ने को आ जाता है। तो ये इसको आप जो है इसका पार्ट देख है वही संघ सूची ही है, लेकिन आपके एक लॉजिकली उसको रिप्रेजेंट कर दिया जाता है केंद्र सूची के नाम से, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। संघ सूची या केंद्र सूची, जिसमें कौन से विषय दिए गए हैं जिस पर कानून सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार बना सकती हो। उसी तरह से एक सूची दी गई है राज्य सूची के नाम से, जिस पर सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है, और इन दोनों में जो विषय कवर नहीं होंगे उसको नाम दिया गया समवर्ती सूची। क्या नाम दिया गया दोस्तों? समवर्ती सूची। और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसका रहेगा? किसका रहेगा बताइए? समवर्ती सूची पर बेसिकली दोनों ही कानून बना सकते हैं, याद रखिएगा, राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी। लेकिन अगर दोनों के कानून बनाने से अगर ये कानून कभी आपस में टकराए तो वहां पर जीत किसके कानून की होगी? केंद्र सरकार की होगी। यह बात आप विशेष रूप से याद रखिएगा।
क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। तो प्रत्येक सूची में उन विषयों को निर्दिष्ट किया गया है जिन पर सरकार अपने स्तर का कानून बना सके। क्लियर है? इसके अलावा इन सूचियों के अलावा मामलों में केंद्र सरकार के पास अपशिष्ट शक्तियां होती है, अपशिष्ट शक्तियां होती है। अब ये एक अन्य विषय आ गया, यहां पर मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, तो अब आपकी कंफ्यूजन में दूर करता हूं। सुनिए, 3 सूचियां बनाई गई, कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसके अलावा वो तीनों में जो है कुछ विषय डाल दिए गए हैं। इसके अलावा अगर कभी कोई मामला फंसता है या इन तीनों में कोई बात कवर ही नहीं हो रही हो और आगे कोई नई परिस्थिति बनकर के कोई नई परिस्थिति उत्पन्न हुई और नया कानून, नई प्रकृति का कानून बनाने की नौबत आ गई, तो वो कानून जो है अपशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत कवर होगा और अपशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के पास होगा। बात समझ आई? तो संघ सूची में सिर्फ केंद्र सरकार बनाएगी, राज्य सूची में सिर्फ राज्य सरकार बनाएगी, समवर्ती सूची में दोनों ही बना सकती है। समवर्ती सूची में जितने भी विषय हैं उन विषयों पर दोनों ही सरकारें कानून बना सकती है। लेकिन यहां पर समवर्ती सूची में एक बात याद रखिएगा, यदि किसी एक ही विषय को लेकर के राज्य सरकार ने भी कानून बना दिया और केंद्र ने भी कानून बना दिया, वो दोनों कानून आपस में टकरा गए, तो वहां पर जो है राज्य सरकार ने जो कानून बनाया था वो निरस्त हो जाएगा, केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। बात समझ आई? और इन तीनों से जो मामले पिछड़ गए, जो इसमें एंट्री ही नहीं है, वो कानून के वो कहलाएगी अपशिष्ट शक्तियां, और अपशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसका होगा दोस्त? तो वो केंद्र सरकार का होगा। क्या इतनी बात समझ आई मेरी? आगे बढ़े, ठीक है ना? अब चलिए, ये तो बात हो गई आपके संविधान में उल्लेखित वाली कि संविधान में इनके संबंधों को कहां पर उल्लेखित किया गया है। संविधान की अनुसूची 7 में उल्लेखित किया गया है 3 सूचियों के रूप में, ठीक है ना? अब आगे बात करते हैं। तो अब एक मामला आया था यहां पर केंद्र और राज्य सरकार के बीच में पैसे का बंटवारा, वित्त का बंटवारा, पैसे का, कि केंद्र कितना टैक्स लेगी, राज्यों के लिए कितना छोड़ेगी, और फिर राज्य अपने स्थानीय सरकारों के लिए कितना छोड़ेंगे। तो ये भी तो बड़ा मुद्दा है ना भाई, राज्य सरकार कैसे चलेगी? क्योंकि पूरे देश किस पर चल रहा है, पूरी सरकार किस पर चल रही? टैक्स पर चल रही है। तो किन किन विषयों पर टैक्स केंद्र सरकार लेगी, कहां कहां पर टैक्स राज्य सरकारें लेगी, अब राज्य सरकार के लिए केंद्र सरकार कितना छोड़ेगी, है ना, वो बहुत मायने रखता है। तो ये सारी बातें करने के लिए एक आयोग बनाया गया जिसे वित्त आयोग के नाम से हम लोग जानते हैं। किस नाम से? वित्त आयोग के नाम से जानते हैं। और ये वित्त आयोग ही डिसाइड करता है कि केंद्र और राज्य के बीच में वित्तीय संसाधनों का बंटवारा किस तरह से होना चाहिए। बात समझ आई? वित्तीय संसाधन मतलब कि कंफ्यूज मत होइएगा, वित्तीय संसाधन दैट मीन्स कि कर, टैक्स का बंटवारा, कि कितना टैक्स केंद्र सरकार अपने पास रखेगी और कितना टैक्स राज्य सरकारें अपने पास रखेगी, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। सहयोग को बढ़ावा देने और विवादों को सुलझाने के लिए, देखिए यहां पर एक वित्त आयोग हो गया आपका, एक तो वित्त आयोग होगा किसके लिए? वित्तीय संसाधनों के बंटवारे के लिए, दोनों के बीच में। इसके बाद में राज्यों का सहयोग चाहिए या कोई विवाद है उसको सुलझाना है, तो उसके लिए 2 परिषदें बनाई गई है। कौन कौन सी परिषद? नाम याद कर लीजिएगा, अंतरराज्य परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद। कौन कौन सी? अंतरराज्य परिषद जो राज्यों के मध्य विवादों को सुलझाने का कार्य करती है, और राष्ट्रीय विकास परिषद कभी ऐसा कोई ऐसा विवाद, विकास से संबंधित कोई विवाद आता है तो ऐसे विवादों को राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा सुलझाया जाता है, ठीक है ना? जैसे अंतर सरकारी समन्वय तंत्र मौजूद है इनके जैसे, और यह संबंध क्षेत्रीय स्वायत्तता के साथ राष्ट्रीय हितों को संतुलित करने के लिए आवश्यक है। कुल मिलाकर के इन विवादों को सुलझाने की बात हो या फिर सहयोग को और बढ़ाने की बात हो, ये दोनों ही परिषदें अपनी अहम भूमिका निभाती है। क्या बात समझ आई थी दोस्तों? क्या इंट्रोडक्शन वाला? क्योंकि इस पर मैंने सबसे ज्यादा टाइम दिया और रीजन यही है इस पे समय देने का कि अगर आपको ये पेज समझ आ गया, ये कंटेंट समझ आ गया ना, तो आने वाले जो कॉन्सेप्ट है वो पानी की तरह बहेंगे, अपने आप फटाफट याद होंगे आपको, है ना? और इसीलिए बार बार हर लेक्चर में क्या बोलता हूं मैं आप लोगों से कि शुरू से लेक्चर को देखिए, क्योंकि स्टार्टिंग का जो पहला पॉइंट होता है ना, सबसे ज्यादा एफर्ट वहीं दिया जाता है ताकि आपको कॉन्सेप्ट, टॉपिक का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो आपको स्टार्टिंग में ही समझ आ जाए।
उसके बाद तो फिर धड़ाधड़ चलता सेशन। देखिए क्या लिखा हुआ है, केंद्र राज्य संबंध। अब केंद्र राज्य संबंध देखिए, अब इंट्रोडक्शन पर अगर आपने अच्छे से फोकस किया है तो केंद्र राज्य संबंध में क्या आप नहीं लिख पाओगे? बिना मेरे कुछ कंटेंट दिए भी आप लोग बहुत कुछ लिख सकते हो। अब यहां पर बहुत कुछ कंटेंट है, लेकिन उतने में संतुष्ट नहीं होना है आपको, मैं और कंटेंट देने वाला हूं। आइए तो थोड़ा सा और कंटेंट उससे हट करके लेते हैं, है ना। वो तो आपका इंट्रोडक्शन के लिए हो गया। अब ये केंद्र राज्य संबंध वाले पॉइंट में क्या लिखना, ध्यान से सुनिएगा। वही कंटेंट है, थोड़ा सा मैं चेंज करके लाया हूं। देखिए भारतीय राज्य की राजनीति में, अभी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, भारत में राज्य की राजनीति में केंद्र राज्य संबंध केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों के वितरण से परिभाषित होते हैं। क्या कहा इस लाइन ने कि हमारे देश की राज्य की राजनीति में केंद्र और राज्य के जो संबंध है ना, वो संबंध किससे परिभाषित होते हैं? किससे परिभाषित? शक्तियों के वितरण से परिभाषित होते हैं कि कितनी शक्तियां राज्यों को केंद्र ने दी हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि केंद्र ने अधिकतम शक्ति अपने पास रख ली और राज्यों को निर्भर बना दिया हो। भाई ऐसे तो लोकतंत्र पर बोलने से रहा। लोकतंत्र चाहिए तो राज्यों को स्वतंत्रता दीजिए, अधिकतम स्वतंत्रता राज्यों के पास होना चाहिए ताकि वो अपने राज्य की जनता को जो है अधिकतम सुविधाएं मुहैया करवा सके। बस समझ आए ना। तो केंद्र राज्य संबंध मेन जिस धुरी पर टिके हुए ना, वही है शक्तियों के वितरण वाली कहानी। केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का वितरण, यही है केंद्र राज्य संबंध। भारत की राजनीतिक व्यवस्था संघीय ढांचे को बनाए रखने के लिए शक्तियों का यह विभाजन आवश्यक है। जी हां, भारतीय राज्य राजनीति में केंद्र राज्य संबंधों के प्रमुख पहलू इस प्रकार है। कुछ पहलुओं को अब देखिए पॉइंटों के माध्यम से, बड़ा मजा आने वाला है। सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, सब डिस्कस, जितने पॉइंट में लेकर आने वाला हूं सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आप मात्र आपको कंटेंट पर फोकस करना है। अब कुछ भी समझने जैसा कुछ नहीं है। देखिए संघीय संरचना क्या बताइए, मैंने संघीय संरचना के बारे में नहीं बताया, संघीय ढांचे के बारे में नहीं बताया। अभी आपको बताया ना मैंने, राज्य और केंद्र दोनों के सहयोग, दोनों के मिलकर के आगे बढ़ने को ही तो हम संघीय व्यवस्था कहते हैं ना। ठीक है, तो देखिए अब यहां भारत दोहरी राजनीति वाला देश है। दोहरी राजनीति वाला देश है, दोहरी राजनीति वाला देश है। कौन सा देश है? संघीय देश है, संघीय देश। ये संघीय शब्द से बार बार आप परेशान न हो ना, भूल नहीं जाना, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। संघीय है ना, संघीय ढांचा, संघीय देश, संघीय शासन व्यवस्था, संघीय संविधान। ये संघीय जो शब्द आ रहा है ना, संघीय शब्द वहीं आ सकता है जहां पर केंद्र भी हो और राज्य भी हो, दोनों परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हो, वहीं पर संघीय शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है ना। तो क्या कहा जा रहा है, भारत में कैसी राजनीतिक व्यवस्था है? दोहरी राजनीतिक व्यवस्था है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के अधिकार क्षेत्र अलग अलग है, मतलब दोनों के पास में शक्तियां अलग अलग है ना। कभी भी राज्य सरकार अपने कानून बनाती है तो वो केंद्र सरकार से नहीं टकराते। क्यों? क्योंकि संविधान में ही स्पेशल सूची दी गई है ना राज्य सरकारों को, राज्य सूची के नाम से, और केंद्र को संघ सूची के नाम से। ठीक है, तो शक्तियों का जो वितरण है वो संविधान में वर्णित किया गया है। कहां पर किया गया है दोस्त? तो किया गया है अनुसूची 7 में। ठीक है ना, 3 सूचियों के रूप में। और सरकार दोनों स्तर पर अपने संबंधित डोमेन में सर्वोच्च है। क्लियर है? इसी प्रकार से अगला पॉइंट होगा आपका, अगला पॉइंट होगा, कुछ पॉइंट ऐसे दे रहा हूं जो एग्जाम में अगर आप लिखोगे ना तो एग्जामिनर दीवाना हो जाएगा आपका कि बंदे ने क्या लिखा है यार। और रियली इसी फॉर्मेट में लिखिएगा आप, आंसर राइटिंग इसी फॉर्मेट में कीजिएगा, कोई चेंजेस नहीं करना है आपको। पॉइंट जो पॉइंट है ना, पॉइंटों को तो बस घोल के पी जाइए, भूलना मत कुछ भी, क्योंकि पॉइंट में रटवाने की गारंटी नहीं लेता हूं आप लोगों से। लेकिन हां, अगर आप पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ में, अगर पूरे फोकस के साथ मेरी क्लास को देख रहे हैं शुरू से एंड तक, तो ये बात की मैं गारंटी लेता हूं कि इस टॉपिक में, किसी भी टॉपिक में, जो भी टॉपिक पढ़ाता हूं, किसी टॉपिक में कोई डाउट रहेगा ही नहीं। 100% उसको लिख करके आओगे, 100% एफर्ट के साथ लिख करके आओगे। चलिए, विषयों की सूची कितना आसान है ना, तीनों सूची दे दी गई है। ठीक है, सेकंड पॉइंट में आप क्या लिखोगे? केंद्र राज्य संबंध के बीच में विषयों की सूची, अनुसूची 7 में, बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं, अनुसूची 7 है ना, अनुसूची 7। कौन सी अनुच्छेद हो गया यार ये, अनुसूची पूरा लिखना पड़ेगा ऐसे, अनुसूची 7। अनुसूची 7 में कितनी सूचियां दी गई है?
3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, डिटेल भी लिखी गई है। देखिए, संघ सूची वे विषय जिन पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती हो, राज्य सूची वे विषय जिन पर केवल राज्य सरकार कानून बना सकती हो, और समवर्ती सूची वे विषय जिन पर केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारें कानून बना सकती हो। क्लियर है। और देखिए, संघर्ष, टकराव, टकराव की स्थिति में, संघर्ष की स्थिति में केंद्र का कानून ही लागू होगा, मान्य होगा। सही है ना, कोई रटने की जरूरत है क्या, बताइए मुझे। अगला है अपशिष्ट शक्तियां, क्या आप लोगों ने ये नहीं पढ़ी, अभी तो बताया मैंने। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इन तीनों सूचियों में उल्लेखित कोई भी मामला केंद्र सरकार की अपशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि यदि कोई संदेह है इन सूचियों में जो विषय उल्लेखित है उनको लेकर के अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो डाउटफुल जो मैटर होगा ना, वो केंद्र सरकार के स्तर का होगा, केंद्र सरकार के स्तर का होगा या केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में होगा, और उस पर सिर्फ केंद्र सरकारी कानून बना पाएगी। बात समझ आई। चलिए आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 4 को देख लेते हैं जरा। अंतर सरकारी संबंध, भाई ये भी एक बड़ा विषय है दोनों के संबंधों के बीच में, दोनों के संबंधों के लिए। तो केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग और विवाद समाधान के लिए अंतर राज्य परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद, 2 विशेष परिषदों की स्थापना की गई है, ताकि इनमें सहयोग केंद्र और राज्य में और विभिन्न राज्यों के बीच में भी सहयोग बना रहे। क्लियर। पॉइंट नंबर 5 है वित्तीय संबंध। अब ये तो रीढ़ है, वित्त नहीं तो कुछ नहीं। आज इतनी कुर्सियों की लड़ाई क्यों होती है ना, आज ही रिजल्ट आया है ना। ठीक है, अब चूंकि इस प्लेटफॉर्म पे मैंने आज तक कभी राजनीति की बात नहीं की है, इसलिए आगे भी बात नहीं करूंगा। तो हाँ, इतना तो कह सकते हैं रिजल्ट आया है भाई, आप लोग देख सकते हैं, आपको पता ही है आप लोगों को, तो है ना। कौन जीत रहा है कौन हरा है वो अलग विषय है, ये अपने प्लेटफॉर्म का विषय नहीं है। सरकार यार कोई सी भी आए, काम करना चाहिए बस, है ना। आपकी इच्छा है कि आप किसको लेकर के चलते हैं, वो सब बात की बात है। तो वित्तीय संबंध की बात करते हैं, तो वित्त आयोग वित्तीय संबंध के लिए किसको बनाया गया है, वित्त आयोग को बनाया गया है। भाई वित्त आयोग को यह कार्य दिया गया है कि आप लोग देखिए केंद्र और राज्यों के बीच में वित्तीय, है ना, संबंधों को, कि कितना राज्यों को मिलना चाहिए और कितना केंद्र को मिलना चाहिए, एकदम व्यवहारिक भाषा में। ठीक है, केंद्र सरकार राज्यों को विशिष्ट उद्देश्यों के लिए अनुदान प्रदान कर सकती है और करती भी है। अगर राज्य कोई, अब वो आपने सुना ना कि डबल इंजन वाली सरकार, कब बोला जाता है ये, जब केंद्र में भी उसी पार्टी की सरकार हो जिस पार्टी की सरकार उस राज्य में है, तो वो डबल इंजन की सरकार बन जाती है। तो ऐसे राज्यों को ज्यादा अनुदान प्राप्त होता है। और कभी कभी ऐसी स्थिति फंस जाती है कि केंद्र में किसी दूसरे राजनीतिक दल की सरकार है और किसी राज्य में दूसरे राजनीतिक दल की सरकार है, तो वो उस राज्य सरकार को ना उतना सपोर्ट नहीं मिल पाता केंद्र सरकार से। क्यों? क्योंकि केंद्र में तो वो दूसरा राजनीतिक दल बैठा हुआ है ना, तो इतना सपोर्ट थोड़ी ना करेगा। ठीक है, तो इससे राज्यों को अधिक लचीलेपन की अनुमति जो है अनुमति मिलती है, मतलब राज्य जो है अपने अनुसार कार्य कर पाते हैं। क्लियर है। तो ये 5 पॉइंट आपको लिखना है केंद्र और राज्य संबंधों के बीच में। ठीक है, 5 पॉइंट एक एक्स्ट्रा ले लीजिए आपातकालीन प्रावधान को लेकर के। हालांकि इसको अगर आपको ये 5 पॉइंट याद हो रह जाए तो ये 5 पॉइंट ही आप प्रारंभ में लिखिएगा, इसको मत डालिए। लेकिन कभी अगर भूल जाओ तो इस सपोर्ट के लिए इस पॉइंट को भी रख लेना, आपातकालीन प्रावधान। थोड़ा सा बच के रहना इस पॉइंट से, क्योंकि मुझे पता है इसको लिखते वक्त आप थोड़ा सा, अगर आपका पेन डगमगाया ना तो आप इसको नकारात्मक बना दोगे, है ना। यहाँ संबंधों में खटास पैदा होती है इस वाले से। आपातकालीन प्रावधान क्या मतलब इसका? अरे आपातकालीन प्रावधान का मतलब यह हुआ कि जब देश में कभी आपातकालीन परिस्थिति आती है तो उस स्थिति में राज्यों की सरकार भी जो है राष्ट्रपति के अंडर में आ जाती है और राष्ट्रपति अपने हिसाब से फिर उस राज्य की सरकार को चलाता है। तो हालांकि ये भी है, केंद्र और राज्य का संबंध है, लेकिन थोड़ा सा नकारात्मक रूप में जा रहा है। ठीक है ना। तो 5 पॉइंटों पर विशेष तैयारी कीजिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बिंदु है हमारा केंद्र राज्य संबंधों के मुद्दे। अब हम थोड़ा से मुद्दे की बात कर ले, दोनों के बीच संबंधों में मुद्दे क्या है, इश्यूज क्या है, प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है दोनों के बीच में। तो आइए कुछ समस्याओं पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं ताकि जल्दी से हमारा सेशन कवर हो। ठीक है, आगे बढ़े उससे पहले एक बार याद आ गया मुझे क्लास को चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम में हम क्लास ले पा रहे हैं और आप लोगों के पास भी टाइम नहीं है इतना। ये क्लास सब ओके चल रही है? ठीक है।
सॉरी यार फ्रेंड्स, वो चेक करना पड़ता है क्लासेस को, क्योंकि अगर कभी क्लासेस हैंग हो जाती है ना तो बहुत अकड़ता बाद में पता चलता है। कभी कभी तो आधे घंटा क्लासेस चल गई और पता चला बीच में ही हैंग हो गई क्लास, फिर नए सिरे से फिर से पढ़ाओ। तो पढ़ाए हुए मैटर को फिर से पढ़ाना बहुत अकड़ता है ना। चलिए, तो अब बात करते हैं इनकी समस्याओं की, इश्यूज की, कि दोनों के बीच में क्या क्या इश्यू है। देखिए, भारत में केंद्र राज्य संबंध विभिन्न मुद्दों के कारण चल रही बहस और विवाद का विषय रहे हैं। जी हाँ, दोनों के बीच में जो मुद्दे रहे हैं वो मुद्दे लंबे समय से बहस के विषय रहे हैं, और बहस चलती आ रही है और विवाद भी बना हुआ रहता ही है। भारतीय राज्य की राजनीति में केंद्र राज्य संबंधों के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे इस प्रकार हो सकते हैं, कुछ पॉइंटों के माध्यम से, कुछ मतलब वही 5 पॉइंटों के माध्यम से समझने वाले। पॉइंट तो बहुत सारे हैं, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन सारे मुद्दे हमें किस काम के? देख, काम के सारे हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, ज्ञान सबका होना बहुत जरूरी है, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से चूंकि मैं सेशन ले रहा हूं तो एग्जाम के दृष्टिकोण से 5 मुद्दे बहुत है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। चलिए, और इससे ज्यादा पढ़ने की आपको आवश्यकता है, जानने की इच्छाएं हैं, कभी आपकी इच्छाएं जाग रही हो और ज्यादा, तो पुस्तक है आपके हाथ में, उससे थोड़ा सा और आगे बढ़ जाइएगा, है ना। चलिए, वित्तीय स्वायत्तता, सबसे बड़ा जो मुद्दा होता है वो होता है वित्तीय स्वायत्तता का, मतलब कि आर्थिक रूप से स्वतंत्रता। और ये स्वतंत्रता राज्यों से छीनता कौन है? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार ही कंट्रोल करती है राज्यों को। तो हर एक राज्य की इच्छा होती है कि वह अधिकतम से अधिकतम वित्तीय रूप से स्वतंत्र हो, और उसके पास से में अधिकतम रूप में वित्तीय संसाधन केंद्र सरकार से उसे प्राप्त हो। तो ये एक बड़ा मुद्दा रहता है। भाई, आपके घर में एक बच्चा है तो क्या बच्चे की डिमांड कभी पूरी होती है क्या? आज कुछ और मांग रहा है, उसे ला करके दे दिया आपने, कल कुछ और मांगेगा, डिमांड बढ़ती चली जाती है। उसी प्रकार से राज्य सरकार की भी तो डिमांड निरंतर रूप से, चाहे केंद्र कितना भी दे देगी तब भी उसकी डिमांड पूरी नहीं होने वाली है, समझ रहे हो ना। तो कहानी बिल्कुल ऐसी ही है। केंद्र के लिए राज्य बच्चे की तरह ही होते हैं, जैसे परिवार में बच्चा होता है छोटा, ठीक है। तो राज्य सरकारों की प्राथमिक समस्याओं में से वित्तीय संसाधनों का आवंटन प्राथमिक समस्या है। सबसे पहली समस्या वित्तीय संसाधनों का आवंटन। अब घर में 2 बच्चे हैं, एक को 10 रुपए दे दिए, दूसरे को बोला कि बेटा 5 रुपए ले, टॉफी लेके आ जा यार, है ना। तो वो 5 रुपए क्यों लेगा आपसे? वो चलिए ले भी लिया, तो उसके मन में दिन भर यही चलता रहेगा कि यार उसको ना 10 रुपए मिले, मुझे सिर्फ 5 ही मिले आज, ठीक है। तो ये वित्तीय संसाधनों का आवंटन जो है ना, किसी को ज्यादा किसी को कम, ये भी बड़ा खलता है, ठीक है। तो राज्य जो है अक्सर ये तर्क देते हैं कि केंद्र सरकार कर राजस्व का अधिकतम हिस्सा अपने पास रख लेती है। क्या कहा जा रहा है यहां पर कि राज्य अधिकतर क्या तर्क देते हैं कि जो केंद्र सरकार है वह टैक्स का जो पैसा आता है ना उसका बड़ा हिस्सा अपने पास रखती है और हमें थोड़ा सा देती है, जिससे राज्य आर्थिक रूप से निर्भर हो जाते हैं केंद्र पर। एक मुद्दा तो यह है, आपको सिर्फ मुद्दा पढ़ना है, समाधान पर नहीं आना है यहां पर, याद रखिएगा, नहीं तो पता चले आप और ज्यादा ज्ञानी बन जाओ और समाधान भी देने लग जाओ कि केंद्र तो इतना गलत कर रहा है, राज्य इतने बेचारे भोले भाले बच्चों की तरह। ये सब नहीं दिखाना है आपको, है ना। जो आपका पॉइंट है उसी पर फोकस करना है। यहाँ वित्तीय स्वायत्तता हमें दिखाना है कि ये एक विवाद है दोनों के बीच में जो चल रहा है। हम यहां पर किसी को सही और किसी को गलत ठहराने के लिए नहीं आए हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। तो याद रहे, सिर्फ वित्तीय स्वायत्तता ये राज्यों की एक डिमांड है, और यही डिमांड केंद्र और राज्य के बीच में एक मुद्दे का विषय बन जाती है। क्लियर? दूसरी डिमांड होती है, दूसरी जो मुद्दा है, समस्या है, वस्तु एवं सेवा कर के है, जीएसटी, ठीक है ना। अब ये जीएसटी जब लागू हुआ था तो कुछ राज्यों ने धड़ से अपना लिया था। किन राज्यों ने अपना लिया था? जो डबल इंजन की सरकार थी, और उन राज्यों ने अपनाने में बहुत आनाकानी की थी जिनका संचालन दूसरी पार्टियां कर रही थी, ठीक है। देखिए, एकीकृत कर प्रणाली, अब जीएसटी के बारे में तो मैं आपको 3-4 बार पढ़ा चुका हूं, विस्तार से पढ़ा चुका हूं। क्या ये एकीकृत कर प्रणाली है? जीएसटी। इसके कार्यान्वयन ने राज्यों के बीच में उनकी राजस्व स्वायत्तता को लेकर के चिंताएं बढ़ा दी है। राजस्व स्वायत्तता को लेकर के चिंताएं बढ़ा दी है। क्यों? क्योंकि पहले कई प्रकार के टैक्स हुआ करते थे, केंद्र सरकार ने सारे टैक्सों को रिजेक्ट करके और एक ही टैक्स लगा दिया, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम से। तो इससे क्या हुआ कि राज्य सरकारों के जो कर आते थे
वो कर आना बंद हो गए और जीएसटी में समाहित हो गए वो सारे कर, है ना। तो इसलिए राज्यों की समस्याएं, थोड़ी राजस्व संबंधी समस्याएं बढ़ गई। जीएसटी परिषद और निर्णय लेने की प्रक्रिया पर केंद्र सरकार का नियंत्रण कर दरों, कर की दरों, टैक्स कितने परसेंटेज पे, ठीक है ना, टैक्स की परसेंटेज और राजस्व बंटवारे पर विवाद का कारण बन सकता है। इस पर कर की दर और राजस्व पैसे के बंटवारा जो है ना, ये एक विवाद का कारण बन जाता है। दरों, किसकी दर, टैक्स की दर, और राज्यों को मुआवजे से संबंधित असहमति विवाद का स्रोत रही है। तो राज्य जो है ना कि टैक्स का जो रेट है, दर है, उसको लेकर के और राज्यों को जो मिल रहा है मुआवजा, उसको लेकर के हमेशा राज्य असहमति ही दर्शाते आए हैं और यही असहमति जीएसटी को लेकर के एक विवाद है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं आगे। अगला बिंदु है संघवाद और स्वायत्तता। संघवाद और स्वायत्तता, तो राज्य कभी कभी अपनी स्वायत्तता का दावा करते हैं और अधिक शक्तियों की मांग करते हैं, खासकर क्षेत्रीय महत्व के क्षेत्रों में। क्षेत्रीय महत्व के क्षेत्रों में क्या मतलब हुआ इसका? अरे भाई संघवाद है, अगर संघवाद मतलब कि एक तरह से ये कहना राज्यों का कि संघवाद आपका तभी रहेगा जब हम आपके संग रहेंगे। तो इसका दावा करते हुए वो और ज्यादा स्वतंत्र, और ज्यादा शक्तियों की मांग करते हैं। वो कहते हैं कि संविधान की अनुसूची 7 में, राज्य सूची में जो शक्तियां हमको दी गई है वो हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, और बढ़ाइए, है ना। तो इस प्रकार की शक्तियों की जो मांग है ना, ये भी बड़ा एक विवाद का कारण बन जाता है दोनों के संबंधों के बीच में। एक जल विवाद है, पूरी दुनिया जिससे लड़ रही हो, हमारे देश के राज्य भी आपस में लड़ रहे हैं, कभी किसी नदी के जल के बंटवारे को लेकर के। अधिकतम तो वही होता है, नदी के जल के बंटवारे को लेकर के होता है। कोई राज्य अपना नदी का जल रोक लेता है, कहीं दूसरी दिशा में मोड़ देता है ना, नहरें निकाल करके अधिकतम जल उधर निकाल लेता है, दूसरे राज्य में जल पहुंच ही नहीं पाता है। तो ये बड़ा एक विवाद का एक विषय बन जाता है। तो भारत में राज्यों के बीच जल बंटवारा विवाद एक आम मुद्दा अब बन चुका है। राज्य अक्सर नदी जल पर नियंत्रण को लेकर के विवाद करते हैं, राज्य आपस में, जिससे कभी कभी केंद्रीय हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ती है, और कभी कभी क्या अक्सर पड़ती है। अब तो उन दोनों राज्यों के विवाद को सुलझाने के लिए केंद्र को बीच में कूदना ही पड़ता है। 5वां है राज्य के मामले में हस्तक्षेप। राज्य अक्सर इस बात पर चिंता जताते हैं कि वे अपने मामलों में केंद्र सरकार का हस्तक्षेप मानते हैं। मतलब उन राज्यों में केंद्र सरकार बार बार हस्तक्षेप करती है, ये उनकी बड़ी चिंता का विषय रहा है राज्यों का। इससे राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाना या स्थानीय मुद्दों पर केंद्र सरकार के फैसले शामिल हो सकते हैं, ठीक है ना। स्थानीय मुद्दों पर, जिन मुद्दों पर कानून राज्य सरकार को बनाना चाहिए, ऐसे मुद्दों पर केंद्र सरकार अपना कानून बनाकर थोप देती है। ये राज्यों का कहना है, राज्यों की चिंता है, दुविधा है ना। और शासन व्यवस्था ठप पड़ जाने पर या उसका बहाना लेकर के राष्ट्रपति कभी भी राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं उस राज्य में। तो इस प्रकार से ये विवाद थोड़े से चलते रहते हैं। तो संघवाद ऐसे ही है ना, चलता है। संघ है तो विवाद भी है, कहां पर नहीं होता विवाद बताइए, है ना। संघ होगा तो विवाद तो होगा ना भाई, ठीक है। चलिए, किसी के साथ भी आप जोड़ सकते हो भाई, आप लोगों भी जिसके संघ हो विवाद नहीं होता है क्या? होता है ना। लेकिन फिर से क्या होता है, फिर से संघ हो जाते हो, फिर विवाद हो जाता है। अब आपकी क्षमता के ऊपर है, आप जहां पर ले जाकर इस वक्त को जोड़ोगे वहां पर ये जुड़ जाएगी, चिपक जाएगी उसके साथ में जाकर बात है। चलिए, ये तो हमने अभी बात की केंद्र और राज्यों के मुद्दे की, विवादों की। अब ये स्लाइड है मात्र मध्य प्रदेश वाले छात्रों के लिए, ये वाला पॉइंट। मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार के बीच में क्या विवाद है, तो 5 बिंदु उस पर भी डिस्कस कर ले, ताकि मध्य प्रदेश वाले छात्रों को उनके लिए कंटेंट मिल सके। ये सब आप लोग पढ़ते रहिएगा, मैं डायरेक्ट पॉइंट पर आता हूं। ये 5 पॉइंट हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो यार देखिए, अब थोड़ा सा कॉमन सेंस आप लोग लगाइए। तो जो 5 बिंदु हमने अभी डिस्कस किए हैं केंद्र और राज्य संबंधों के मुद्दे पर, इससे पहले वाली स्लाइड में, अब वही के वही मध्य प्रदेश की भी वही चिंता है, वही समस्या है। लेकिन एग्जाम में आपको सेम टू सेम नहीं लिखना है, थोड़ा सा परिवर्तन करके लिखना है, तो थोड़ा से पॉइंट चेंज कर दीजिए आप लोग, है ना। अब देखिए यहां पर संसाधन आवंटन सब वही है जो पढ़ चुके हैं। विकास की पहल,
जनजातीय और वन अधिकार। अब जहां जनजातीय वन अधिकार वाला कॉन्सेप्ट नया है, क्योंकि ये जनजाति और वन जो है ना हर राज्य में नहीं हो सकते। मध्य प्रदेश जनजाति और वनों के लिए जाना जाता है, पूरी दुनिया में जाना जाता है। इतने वन और इतनी जनजाति है जितनी मध्य प्रदेश में है शायद कहीं और हो। ठीक है, तो ये एक विशेष अधिकार इसका। आर्थिक असमानताएं और आपदा प्रबंधन। पॉइंट नंबर 3 को अगर छोड़ दें तो बाकी 1, 2, 4 और 5 ये 4 पॉइंट जो है ना ये हर राज्यों की समस्या है, हर राज्यों के विवाद है इस पर केंद्र के साथ में। ठीक है, तो कॉमन सेंस के साथ थोड़ा कॉमन सेंस भी यूज करके और पढ़ा करें आप लोग। आइए एक एक करके इनको फटाफट जो है इनका जो है डिस्कस कर लेते हैं ताकि आगे बढ़े वो जल्दी सेशन को कवर करें, है ना। चलिए, क्या है संसाधन आवंटन। मध्य प्रदेश भी अक्सर ये तर्क देता है, मध्य प्रदेश मतलब मध्य प्रदेश की सरकार, कि केंद्र सरकार संसाधनों का उचित हिस्सा आवंटित नहीं करती है। मतलब इनका भी वही रोना है कि केंद्र सरकार वित्तीय संसाधन जो है ना हमको कम देती है, अपने पास ज्यादा रख लेती है। राज्य बुनियादी ढांचे के विकास और आर्थिक विकास के लिए केंद्रीय निधि का उचित हिस्सा चाहता है। सीधी बात है, थोड़ा सा ऑफिशियल लैंग्वेज है। आसान शब्दों में कहूं तो राज्य जो है अपने आर्थिक विकास के लिए अधिकतम आर्थिक सुविधा की मांग करता है। दैट्स ऑल। अगला है विकास पहल। विकास पहल डेवलपमेंट के लिए, तो डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स में मध्य प्रदेश में विकास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विकासात्मक परियोजनाओं पर जोर दिया जाता है। अब कोई नई बात थोड़ी ना है, अरे मध्य प्रदेश में थोड़ी ना, दुनिया के हर एक क्षेत्र में, हर एक राज्य में, हर एक देश में अपनी विकास की आवश्यकताओं को पूरा कैसे किया जा सकता है, विकास वाली परियोजनाओं के साथ में, है ना। तो मध्य प्रदेश की भी वही कहानी है कि अपने राज्य का, अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए विकासात्मक परियोजना लानी पड़ेगी जो हमेशा केंद्र सरकार की नीतियों के अनुरूप नहीं होती है। बात समझ आई? इसका मतलब क्या हुआ कि केंद्र हमें बार बार टॉर्चर करता है कि आप इसी आधार पर अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए योजना बनाइए। और राज्यों का रोना यही है कि केंद्र हमें बार बार परेशान करती है, जबकि हम अपने क्षेत्र को बेहतर तरीके से जानते हैं और हम अपने क्षेत्र के लिए हम अपने अनुसार कानून बनाएंगे ताकि उस क्षेत्र का विकास तीव्र गति से हो सके। हालांकि ऐसे योजना कभी बनती नहीं है वो एक अलग बात है। और इस पे जब राज्य सरकार अपना नियंत्रण चाहती है तो विवाद उत्पन्न हो जाता है। एक ये हो जाएगा। इसके अलावा जनजातीय और वन अधिकार। जनजातीय और वन अधिकार, राज्य एक महत्वपूर्ण जनजातीय आबादी वाला घर है। राज्य मतलब मध्य प्रदेश एक महत्वपूर्ण जनजातीय वाला घर है। जनजातीय अधिकारों और वन भूमि उपयोग से संबंधित मुद्दे जटिल हो सकते हैं। वन अधिकारों और आदिवासी कल्याण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को लेकर के अक्सर विवाद होते रहते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार चाहती है अपने जनजातीय भाइयों के विकास के लिए कि अधिकतम योजनाएं बना सके और उनका भी विकास कर सके। अब जब जनजातीय क्षेत्रों की या जनजातीय लोगों की विकास की बात आती है तो वन जो है अपने आप ही उस विकास के साथ जुड़ जाते हैं। और वनों का विकास, तो वनों से संबंधित जब भी कोई मुद्दा आता है तो केंद्र सरकार से जाकर टकराता है। समझ आ रहा हो ना आपको? तो इसलिए यहां पर जनजातियों के विकास या जनजातीय क्षेत्रों के विकास से संबंधित जब कोई कार्यक्रम बनाया जाता है, चलाया जाता है, तो अक्सर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है केंद्र के साथ में। तो मध्य प्रदेश की यह भी बड़ी समस्या है। एक है आर्थिक असमानताएं, वही उसको 10 रुपए दे दिए, मुझे सिर्फ 5 ही मिले, है ना। आर्थिक असमानता मध्य प्रदेश में विकसित और कम विकसित क्षेत्रों का मिश्रण है। मध्य प्रदेश में कुछ क्षेत्र बहुत विकसित है और कुछ क्षेत्र अल्प विकसित है। राज्य सरकार अपने जिलों के बीच आर्थिक असमानताओं को पाटने के लिए अतिरिक्त सहायता और संसाधनों की मांग करती है। सिंपल है, कुछ समझाने लायक है नहीं। आपदा प्रबंधन की बात कर लीजिए। आपदा प्रबंधन दैट मीन्स कि प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राज्य और केंद्र सरकार के बीच समन्वय बहुत जरूरी है। कभी प्राकृतिक आपदाएं आती है तो राज्य और केंद्र को दोनों को मिलकर के काम करना चाहिए। प्रभावी प्रतिक्रिया और
पुनर्प्राप्ति, प्रयास, चर्चा और संभावित घर्षण का स्रोत हो सकते हैं। सिंपल शब्दों में कहें तो जो प्रभावी प्रक्रिया, मतलब दोनों के साथ मिलकर के कार्य करने की जो प्रक्रिया होगी, वह उस संघर्ष को या उस नुकसान को जल्दी रिकवर करने का स्रोत हो सकता है। कहने का मतलब उस वक्त संघवाद को दिखाइए, जब कभी प्राकृतिक आपदा आ जाए तो संघवाद के तहत केंद्र और राज्य मिलकर के ऐसी प्रतिक्रिया करे कि वह जो डिजास्टर हुआ है, वह जो लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई तुरंत और आसानी से की जा सके। क्लियर? मात्र ये 5 बिंदु इसमें यूज कर लीजिए आप। इसके बाद में लास्ट वाला बचा हुआ है आपका केंद्र राज्य संबंधों की प्रवृत्तियां, ट्रेड्स। ठीक है ना? खाली पढ़कर सुना देता हूं, सिंपल है, अब कुछ भी नहीं समझाने जैसा, समझा चुका हूं, सब कुछ आपको समझ आ चुका। पढ़ते ही आपको देखिए कंटेंट बहुत इजी करके लाया हूं मैं, एकदम समझ आएगा। सहकारी संघवाद, अब संघवाद तो आप समझ गए ना भाई, सहकारी संघवाद मतलब, ठीक है, राज्य और केंद्र दोनों का संघ सहकारी संघवाद हो जाएगा। हाल के वर्षों में प्रमुख रुझानों में सहकारी संघवाद रहा है। मतलब वर्तमान के रुझानों को अगर देखा जाए तो राज्यों के सहयोग की कहानियां कुछ ज्यादा ही चली है। यह दृष्टिकोण आम चुनौतियों और उद्देश्यों को संबोधित करने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग पर जोर देता है। सहकारी संघवाद केंद्र और राज्य दोनों के सहयोग पर जोर देता है। नीति आयोग जैसे मंचों का गठन, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकारें शामिल हैं, इस प्रवृत्ति का संकेत है। अगला है आर्थिक सुधार और उदारीकरण। आर्थिक सुधारों और उदारीकरण ने आर्थिक नीति निर्माण में अधिक विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण को जन्म दिया है। विकेंद्रीकृत मतलब कि समझ आइए, शक्तियों का बंटवारा, अधिकतम विकेंद्रीकृत हो जाएगा। ठीक है, राज्यों को अनुकूल कारोबारी माहौल बनाने के लिए प्रोत्साहित किया है और केंद्र सरकार ने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया जैसी नीतियां शुरू की है। वहीं जीएसटी और राजकोषीय संघवाद की बात करें तो वस्तु एवं सेवा कर की शुरुआत राजकोषीय संघवाद, अब देखिए यहां संघवाद राजकोष में भी चला गया, राजकोष में भी केंद्र और राज्य दोनों का पैसा एक ही स्थान पर आ जाना राजकोषीय संघवाद हो गया। ये एक महत्वपूर्ण विकास है। हालांकि इसने कुछ चुनौतियां पैदा जरूर की है राज्यों के लिए। राज्य और केंद्रों के बीच में कराधान और राजस्व साझाकरण तंत्र को सुव्यवस्थित करने का प्रयास प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है ना? 2 बिंदु और पढ़ लीजिए, संसाधन आवंटन के मुद्दे। केंद्रीय निधियों के वितरण, संसाधनों के आवंटन और कर राजस्व के बंटवारे पर विवाद एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। राज्य अक्सर अधिक न्याय संगत वितरण के लिए तर्क देते हैं, जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उनके योगदान को दर्शाता है। वहीं जल विवाद सेम है, राज्यों के बीच में जल बंटवारे को लेकर के विवाद। ठीक है, तो ये 5 बिंदु प्रवृत्तियों के अंतर्गत, दैट्स ऑल। और फटाफट अभी तुरंत अभी क्या करोगे आप लोग, डिस्क्रिप्शन में जाकर के इसके पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, नोट्स डाउनलोड कर लेना, संभाल करके रखिएगा, एग्जाम में रिवीजन लगाने काम आएगा। हाँ, एक बात और, यदि आप कंटिन्यू पढ़ रहे हैं इस चैनल पर, है ना, तो लाइक तो कर ही दीजिए और सब्सक्राइब तो सोच लीजिए दोस्त, है ना। याद रखिएगा, कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो यार मैं बार बार बोलता नहीं आप लोगों से, कर लीजिएगा। ठीक है, आप ही के फायदे की कहानी है। सारे लेक्चर, सारे टॉपिक आपको मिलते रहेंगे पूरे विस्तार पूर्वक ही। क्लियर है? और इसके अलावा अब अगर आपको जैसे कभी होता है ना कि आप कंटिन्यू पढ़ रहे हैं लेकिन कोई लेक्चर आपका मिस हो गया, कोई नोट्स, कोई टॉपिक की नोट्स नहीं मिल पा रही है, वो बीच में से मिस हो गई है, ये पूरा कंटिन्यू सेशन नहीं ले पाए, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप या तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आ जाइए या व्हाट्सएप ग्रुप पर आ जाइए। और नहीं आ पा रहे हैं तो डायरेक्टली मेरे नंबर पर व्हाट्सएप पर रिक्वेस्ट सेंड कर दीजिए। सारे लेक्चर, जितने भी सब्जेक्ट पढ़ाऊं, सारे सब्जेक्ट, जैसे अगर बीएफ थर्ड ईयर की स्टूडेंट है तो थर्ड ईयर में जितने भी सब्जेक्ट चैनल पर चल रहे हैं वो सारे सब्जेक्ट की लिंक आपको एक ही स्थान पर व्हाट्सएप पर ही मिल जाएगी। और नोट्स, सारे नोट्स, टोटल जितने भी नोट्स थर्ड ईयर के हैं सारे नोट्स की लिंक आपको मिल जाएगी। आराम से जो भी आपको चाहिए वो आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है, सबसे अच्छी बात। ठीक है, निष्कर्ष में आप इस बिंदु का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? तो जल्दी से डाउनलोड कर ले, डिस्क्रिप्शन में जाकर के नोट्स और रिवीजन लगा ले फटाफट। एक बार रिवीजन लगा करके और कंफर्म कर ले इस टॉपिक को कि पूरा समझ आया या नहीं समझ आया हो, एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। हालांकि कोई कमेंट ऐसी आती नहीं मेरे पास में कि सर समझ नहीं आया, क्योंकि लगभग 100% स्टूडेंट्स की यही कमेंट आती है कि सर कंप्लीट समझ आया है। और आप जो है जिस तरह से आप जिस लैंग्वेज का यूज करते हैं काफी आसान होती है और समझ भी आती है, तो
आप सब लोग अगर इतना हौसला दे रहे हैं तो यार बेसिक सी बात है, उसको थोड़ा आसान करके लाना बहुत जरूरी भी होता है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा, लेक्चर नंबर 16 होगा केंद्र राज्य संबंधों के खिलाफ राज्य की राजनीति। ठीक है, केंद्र राज्य संबंधों के खिलाफ। अभी हमने मुद्दे बहुत सारे पढ़े, अब उसी मुद्दे को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, विवादों को और आगे बढ़ाएंगे। तो राज्यों में जो राजनीति होती है, केंद्र और राज्य संबंधों के खिलाफ कौन सी राजनीति होती है, उस पर डिस्कस करेंगे। छोटा सा सेशन होगा, ज्यादा लेंथी नहीं होगा कल वाला सेशन, ठीक है ना। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हाँ, जिनको भी व्हाट्सअप नंबर चाहिए, सिर्फ व्हाट्सअप, कॉलिंग नहीं है, याद रखिए, गलती से कॉल मत कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आपने कॉल किया बिना परमिशन के, हैंड टू हैंड आपके नंबर ब्लॉक लिस्ट में जाएंगे। और एक बार अगर आप चैनल पर ब्लॉक हो गए तो वो नंबर जीवन में कभी भी ना आप व्हाट्सएप पर मैसेज ले पाएंगे, टेलीग्राम पर भी नहीं आ पाओगे और कॉलिंग भी नहीं कर पाओगे। इसलिए आपके सुविधा और आपके फायदे के लिए बोल रहा हूं, छात्र हो इसलिए थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग करते हुए जितना बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। नंबर ऊपर दिए गए हैं, सिर्फ व्हाट्सएप नंबर है, गलती से भी कॉल मत कर दीजिए, ठीक है ना। सिर्फ व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पर रिक्वेस्ट सेंड कीजिए, सारी लिंक आपको एक साथ मिल जाएगी, नोट्स की भी और लेक्चर की भी। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक लोधा जी क्लासेस नाम से, जिस नाम से आपका चैनल है, यूट्यूब चैनल है, ठीक है। और आप चाहे तो इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर एक ही नाम चलता है सभी जगह, लोधा जी क्लासेस, मेरा नहीं है, ये जो है ये आप लोगों के प्लेटफॉर्म का नाम है, ठीक है ना। तो यहां पर भी आप हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और हाँ, जाने से पहले कहूंगा, यदि थर्ड ईयर में स्पेशली किसी सब्जेक्ट का अगर आप मॉडल पेपर चाहते हैं तो अभी आप मुझसे डिमांड कर सकते हैं, 1-2 दिन में अरेंज करके, और आपको IMP क्वेश्चन में प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।